अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। द्रू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूँ। आज एक वैसी जनरली मैंने मीडिया में देखा कि एक बहस छिड़ रही है कि तीन बड़े जो ओहदे हैं ना वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, यानी कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो एक सिलसिला चल रहा है एक बहस का कि तीनों बड़े ओहदे जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोगों के पास हैं, तो इससे बलूचिस्तान की सूरत हाल बदल सकती है। इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फीडबैक देना है, लाइक और शेयर भी करना है। अच्छा जी, ये बहस तो अपनी जगह ठीक है। देखें, यह आज से नहीं, काफ़ी टाइम से ये बहस चल रही है। जब भी हम इस्लामाबाद जाते हैं या लाहौर जाते हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद या लाहौर के जो दोस्त हैं, इस मौजू पे जब बलूचिस्तान का टॉपिक ज़ाहिर है जहाँ हम जाते हैं तो बलूचिस्तान का टॉपिक डिस्कस होता है। हम सिंध का जो ओवरऑल या पंजाब का या बाकी सूबों के हवाले से पूछते हैं, बाकी दोस्त हमसे बलूचिस्तान के हवाले से पूछते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए बलूचिस्तान में हम अमूमन कहते रहते हैं कि बेरोज़गारी है, डेवलपमेंट नहीं है, फ़ंड करप्शन, मुबैना तौर पर करप्शन हो रहे हैं। गुज़िश्ता 15-20 सालों का अगर देखें तो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट जो है वो रुकी हुई है, या अगर है तो काफ़ी स्लो है। तो ज़रा ये बातें हम उनसे कहते रहते हैं। और एक बहुत बड़ा आपको पता है कि एक अमाउंट वो सिक्योरिटी के मद में भी चली जाती है। हालिया दिनों में एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसमें कहा गया था कि सालाना कोई 70 से 80 अरब रुपया वो सिक्योरिटी के मद में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। उसमें लेवीज़ है, FC है, पुलिस वगैरह वगैरह उनको दी जाती है। तो डेवलपमेंट का काम तो हो नहीं रहा। लेकिन हमें वहाँ से दोस्त कहते हैं कि जी अगर अभी बलूचिस्तान डेवलपमेंट नहीं होगा, बलूचिस्तान में करप्शन अभी भी अगर इसी तरह रहेगा, तो फिर जो अहम ओहदे हैं वो तो बलूचिस्तान के पास हैं। अभी इत्तेफाक से वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट का आपको पता है कि गुज़िश्ता 4-5 साल हो गए हैं उसको, वो भी बलूचिस्तान से। अभी चीफ़ जस्टिस भी आ रहा है कि वो भी बलूचिस्तान से। एक बहस है, हमें क्या तवक्को रखना चाहिए। हमें पूछते हैं कि आपको अभी क्या तवक्को रखना चाहिए, क्या बलूचिस्तान के लिए क्या थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है इसके हवाले से। ये मुझसे नहीं पूछे, मेरे ख़्याल में हम खैर उनको हम अपना जवाब जैसे तैसे करके दे देते थे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये बात हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए, ये बात बलूचिस्तान के अवाम से पूछा जाना चाहिए। देखिए, मौजूदा हुकूमत का, निगरान हुकूमत के आते ही आपका जो बॉर्डर है ईरान का, जहाँ से 70 से 80% लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, वो तो बंद हो गया। तो अभी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए। हाँ, ये होता कि जी मुतबादिल ज़राए आमदन मौजूदा हुकूमत कर देती, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग जाती, यहाँ पे सरकारी जॉब्स होते, यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स होते, अपॉर्चुनिटी होती लोगों के पास। उसके बाद अगर आप कहते कि जी एक आपका जो सदियों पुराना जो बॉर्डर ट्रेड है वो इलीगल है, वो हो नहीं सकता, उसको बंद कर देना चाहिए, फिर आप बंद करते तो गिला शिकवा नहीं होता। तो इब्तिदा से ही आप ले ना कि जब आते ही क्या होता रहा है। तो मैं एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं रखता, मौजूदा तीन जो बड़े ओहदे बलूचिस्तान के पास हैं मरकज़ में, मैं ज़ाती तौर पर उम्मीद नहीं रखता। मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि आपका सुई गैस की जो रॉयल्टी है जो बलूचिस्तान को मिलनी है वो 1100 अरब है या 1600 अरब है या 3200 अरब है, मुख्तलिफ फिगर है। मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि वो मौजूदा हुकूमत, निगरान या चेयरमैन सेनेट या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो मरकज़ से लेके बलूचिस्तान को देगी। मैं PPL के बकाया जात की उम्मीद भी नहीं रखता ज़ाती तौर पर कि जो बकाया जात या जो मुआहदा हुआ है उस पे 100% अमल दरामद चीफ़ जस्टिस साहब करवाएंगे, निगरान वज़ीर आज़म साहब कराएंगे, या इससे पहले चेयरमैन सेनेट ने कोई इस हवाले से कोई जद्दोजहद की हो या इस तरह कोई इक़दाम उसके ऐसा हो जिसकी हम मिसाल दे सकें। ठीक है, हम ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है बड़ी तेज़ी से शुरू होगी।
یہ بھی امید بذاتی طور میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک امید بلوچستان کے عوام کو رکھنی چاہیے جو بظاہر مجھے وہ امید بھی ایسے سمجھیں کہ اعتماد یہاں اس میں نہیں، آپ اس کو میرے نزدیک اس کا یقین بھی نہیں، امید کو یقین میں بھی میرے نزدیک کو نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ کیا ہے؟ ایک پنجرہ پل، سمجھ گئے؟ گزشتہ جون جولائی میں بلوچستان میں سیلاب آیا، سندھ اور بلوچستان کو جوڑنے والی سڑک بولان کے ایریا میں پنجرہ پل ہے، وہاں پہ وہ ٹوٹ گئی ہے۔ ایک سال میں 1 یا 1.5 کیا آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہو سکتا میرے خیال میں، وہ پل نہیں بنایا جا سکا۔ چلیں ٹھیک ہے، نگران وزیر اعظم اب آیا ہے یا آپ کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ اب آج انہوں نے حلف لیا ہے، لیکن چیئرمین سینٹ تو موجود تھے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کی باقی سیاسی جماعتوں کی اچھی نمائندگی وہاں موجود تھی۔ وزیر اعظم اس ٹائم کے شہباز شریف نے 3 دورے کیے نصیر آباد کے، ہر بار انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم یہ روڈ بحال کریں گے اور پنجرہ پل بنائیں گے۔ ایک پل کی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تینوں مل کے ایک پنجرہ پل بنا لینا، یہ بھی ایک مثال بن سکتا ہے کہ جی 3 بڑے عہدوں پہ فائز لوگوں نے سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا وہ جو پنجرہ پل ہے وہ انہوں نے بنا لی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ماضی کے تجربات اگر ہم دیکھ لیں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، تو کوئی ایسا آپ مثال نہیں دے سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ جی چیئرمین سینٹ نے اپنے 5 سال دور مدت میں بلوچستان میں ایک مثالی یونیورسٹی قائم کر لیا، ایک مثالی تعلیمی ادارہ قائم کروا دیا اپنے ذریعے سے، یا ایک مثالی انفراسٹرکچر یا کوئی موٹر وے ٹائپ کا کوئٹہ کراچی سے بنوا لیا، یا کوئی صحت کے کوئی ایسا ادارہ بنا لیا جس کی مثال دی جا سکی، نظر نہیں آیا۔ تو آگے کے ایکسپیکٹیشن ہے باقیوں کے حوالے سے، ایک بیس ضرور ہے نیشنل آپ کے یہ جو میڈیا ہے اس میں کہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور نجی محفلوں میں بڑے بڑے آپ کے جو یہ اینکر پرسن ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ بھی یہی بات کر لیتے ہیں۔ اور باقی جو آپ کے اشرافیہ ہے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، گیدرنگ لگتی ہے، تو وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو بجائے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ کو ہم نے 3 بڑے عہدے دے دیے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تینوں بڑے عہدے اپنے پاس رکھ لیں، جو ہماری بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کا ہمارے لوگوں کے حل کرا دیں، ہمیں یہ عہدے نہیں چاہیے۔ چیئرمین سینٹ نے اپنا پرو فارما مضبوط بنایا، اپنے تعلقات مضبوط بنائے، اپنا ایک حلقے احباب کو بڑھایا، اس کا ذاتی ایک فیکٹر تھا، ذاتی مفاد تھا، اس نے وہ کر لیا۔ پیسے شیسے جو کمانے تھے وہ تو ابھی جو رپورٹ آئی تھی پچھلے ہمارا ایک دوست اکبر نوتیزی نے جو رپورٹ کی تھی سیندک کے حوالے سے، وہ تو مطلب آپ کی جسم کے بال کڑے ہو جاتے ہیں وہ سن کے، وہ اسکینڈل آپ سن کے آپ کو، وہ تو انہوں نے کر لیا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ موجودہ جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، یہ پہلے بلوچستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں ہائی کورٹ کے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سندھ میں یہ وہاں پہ جج تھے، شاید سندھ سے جب یہ ایز اے چیف جسٹس پرموٹ ہوئے بلوچستان آئے، سب سے پہلے یہاں پہ بی ایم پی نے احتجاجی مظاہرہ اس لیے کیا تھا کہ ان کا نقطہ نظر بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے کوئی خاص مثبت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس ٹائم بی ایم پی نے جب احتجاج کیا تھا انہوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے مثالیں بھی دی تھیں، انہوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا وغیرہ کیا، چلیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ۔ جب وہ چیف جسٹس آف بلوچستان بن گئے، اس کے بعد اس کا بطور چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ کے کوئی مثالی اقدام بلوچستان کے حوالے سے بھی ہمیں نظر تو نہیں آ رہا۔ میں سابقہ آنے والے وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو گزری ہوئی کل ہے ہماری، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں بہرحال یہ ہوا کہ
हमारे जैसे सहाफ़ियों कोई 12 के करीब सहाफ़ियों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, वो अब तक सिटी पुलिस थाना क्वेटा में वो FIR अपनी जगह पड़ा हुआ है। जब भी अगर पुलिस को ज़रूरत पड़ेगी या कहीं पे हुकूमत को अगर हमें रगड़ना हो तो वो FIR अपनी जगह मौजूद है। हमने कई बार ये बनवाया गया था हुक्म पे, आपके काजी ईसा फैज़ के हुक्म पे ये FIR हमारे ऊपर काटी गई थी। ठीक है, अभी वो बतौर एहतियार वो पड़ा हुआ है, वो जब भी हुकूमत जहाँ चाहे उसको इस्तेमाल कर सकती है। हमने कई बार कोशिश की, उसके बाद आने वाले अदालतों में भी हमने कोशिश की कम से कम ये जो FIR है बिला जवाज़ एक FIR है। एक जर्नलिस्ट को आप दहशतगर्दी के मुकदमात में कैसे डाल सकते हैं। कसूर ये था कि उस टाइम जो कलअदम तंजीमें हैं उनके बयानात आते रहते थे, तो वो जब भी जाते थे वो रिपोर्ट भी होती थी। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी वगैरह। वो एक हालात भी काफ़ी हद तक आपको पता है बिगड़े हुए थे। तो हमारी मजबूरी ये थी कि हम ओवरऑल जितने भी आपके बलूचिस्तान का मीडिया है, मजबूरी ये थी कि एक स्टेटमेंट आ जाती है, कोई पॉलिसी रियासत की जानिब से नहीं है, हुकूमत की जानिब से नहीं है, तो वो ज़ाहिर मजबूरन हमने उसको छापना है या उसको रिपोर्ट करना है। हालांकि हम ख़ुद जाके रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो अपना स्टेटमेंट भेज देते हैं। उस पे जो है काजी ईसा फैज़ साहब बिगड़ गए हैं और उस टाइम की हुकूमत जो है वो बिगड़ गई हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद मौजूदा जो वज़ीर आज़म साहब हैं आपके, वो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बने थे, आपको याद है। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत थी और ये उनका तर्जुमान थे। उस टाइम भी कोई ख़ास अच्छा तजुर्बा हमारे लिए नहीं रहा। एज ए जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूँ, बाकी आवाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी अगर आप नेशनल लेवल पे एक बहस चढ़ रहे हैं कि जी एहसान जता रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के 3 लोगों को जो है पाकिस्तान स्टेट लेवल के जो है ओहदे मिले हुए हैं, तो इससे बलूचिस्तान की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। अभी आने वाला वक्त अभी है, अभी देखना पड़ेगा कि क्या ये जो 750-800 अरब गुज़िश्ता 5 सालों में मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र हुई है, उसमें उनकी रिकवरी का कोई तरीक़ाकार बनाया जाएगा या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर कोई सोमोटो लेंगे और उन ज़िम्मेदारों को तलब करेंगे, या बॉर्डर ट्रेड जो बंद कर दी गई है जिसे आप कहते हैं कि वो स्मगलिंग है, क्या उस पे चीफ़ जस्टिस साहब कोई सोमोटो लेके वो बॉर्डर वो रोज़गार दोबारा खोलेंगे। इस तरह के आने वाला भी वक्त बताएगा ना। लेकिन अगर इस तरह के इक़दाम हुए हैं तो फिर वो जो डिबेट चल रही है उसको हम एक पॉजिटिव वे हम कहेंगे कि चलें ठीक है जी, हमारे लोग आए हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के लिए थोड़ी बहुत आसानियाँ पैदा कर दी। लेकिन आप इसको जो भी कहें, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे कोई इस तरह के आसार या इस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस डिबेट को छोड़ देना चाहिए कि जी बलूचिस्तान से या हमारे ऊपर ये एहसान जताना भी छोड़ दीजिए कि बलूचिस्तान से जो है 3 अहम पोजीशन पे बलूचिस्तान के लोग स्टेट लेवल पे वो फायज़ हैं। हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुमकिन है इससे नुकसानात हों। नुकसानात ये कि हमें कहीं अगर हम जाके कहीं पे कोई गिला शिकवा भी करें, आगे से जवाब आएगा जी आपके ही लोग जो है इस डिज़िग्नेशन में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं इसको नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान मैं कह सकता हूँ बतौर जर्नलिस्ट। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।